हेलो नमस्कार दोस्तों। बीए फाइनल ईयर का अपनी क्लासेस चल रही थी। बीए फाइनल ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन, उसका हम जो 2022 का पेपर था उसको हम हल कर रहे थे, उनका उत्तर का हम जांच कर रहे थे, देख रहे थे। ठीक है, तो जो आपके अजमेर यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था 2022 में, उसी की चर्चा हम वीडियो में कर रहे थे। एक भाग हमने पीछे कर रखा है जिसमें हमने जो शुरुआत के अति लघुत्तम वाले 10 प्रश्न है उनको हल कर लिया था। और आप ये पीडीएफ है अपने व्हाट्सएप चैनल पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम हो सकता है कि बैन हो गया होगा, अब तो ये न्यूज़ आ रही है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ कि टेलीग्राम बैन हो सकता है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलिए बात करते हैं जो आज के लघुत्तम प्रश्न है वो वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वरना ऐसे वैसे ये प्रश्न नहीं है जो परीक्षा में आने के चांसेस नहीं रहते हैं। इन सारे प्रश्नों के जो हर साल परीक्षा में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि घुमा फिरा के छोटा सिलेबस है, वही प्रश्न रिपीटिव आती है। 2x स्पीड कर लीजिए वीडियो की। और अब चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे जो पहला प्रश्न है 11 नंबर, शक्ति संतुलन की 4 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है, 4 विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उद्देश्य किसी एक देश या समूह को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकना है। यानी किसी एक देश को या फिर किसी एक समूह को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होने देना है, बाकी देशों के बराबर मुकाबले में रहना, बैलेंस रहना है। इसकी 4 मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी? एक तो देखो शक्ति संतुलन की जो विशेषताएं, पहली विशेषता है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। शक्ति संतुलन में विभिन्न देश या समूह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। यह प्रतिस्पर्धा सैन्य, आर्थिक या राजनीतिक रूप से हो सकती है, यानी कंपटीशन बढ़ता रहता है शक्ति संतुलन से। फिर गठबंधन में देखिए, इसके अंदर गठबंधन होते हैं। शक्ति संतुलन में देशों के बीच गठबंधन बनते और बिगड़ते रहते हैं हथियारों को लेकर। यह गठबंधन एक दूसरे को संतुलित करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता होगी गठबंधन। तीसरा हो गया संतुलनकारी शक्ति। शक्ति संतुलन में एक संतुलनकारी शक्ति की भूमिका होती है जो किसी एक गठबंधन को बहुत शक्तिशाली होने से रोकती है। और वहीं जो चौथी विशेषता वो है युद्ध का खतरा, यानी शक्ति संतुलन से युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि देश अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शक्ति संतुलन का जो महत्वपूर्ण 4 विशेषताएं होगी है। तो सरल शब्दों में देखें तो शक्ति संतुलन एक ऐसा खेल है जिसमें सभी खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी यानी देश, अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाता। यह एक तरह का चेक और बैलेंस का सिस्टम है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थिर रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये था शक्ति संतुलन की 4 विशेषताएं। तो अब अगला प्रश्न है यथार्थवादी सिद्धांत की जो मूल मान्यताएं बतानी है आपको। तो यथार्थवादी सिद्धांत देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख सिद्धांत है जो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति ही सर्वोपरि है। यथार्थवाद रियलिस्टिक चीज़ों पर यह विश्वास करता है। इस सिद्धांत की 3 मुख्य मान्यताएं, एक तो राज्यवाद या राज्य को केंद्र में रखता है। ये यथार्थवाद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य अभिनेता मानता है। राज्य ही एकमात्र ऐसी इकाई है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। ठीक है, ये राज्यवाद को, स्टेट सेंट्रिसिटी को ये मानता है, महत्व देता है यथार्थवाद। फिर अस्तित्व यानी कि सर्वाइवल के लेकर यथार्थवाद के अनुसार सभी राज्यों का प्राथमिक लक्ष्य अपना अस्तित्व बनाए रखना होता है। इसके लिए राज्य को अन्य राज्यों के साथ शक्ति संतुलन बनाने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना होता है। ठीक है, तो दूसरी मान्यता अस्तित्व को लेकर होती है, और तीसरी जो मान्यता होती है वो है स्वयं सहायता को लेकर। ठीक है, सेल्फ हेल्प। यथार्थवाद स्वयं सहायता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य राज्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। राज्य को अपनी शक्ति बढ़ाने और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। तो ये 3 मूल मान्यताएं हैं यथार्थवाद की। राज्यवाद यानी कि राज्य को सेंटर में रखता है, अस्तित्व यानी कि सर्वाइवल के लिए लड़ता है, और तीसरा है स्वयं सहायता, किसी के भरोसे नहीं रहते हैं, केवल खुद पर रहते हैं, खुद की शक्ति बढ़ाने को लेकर प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, अगर एक देश को लगता है कि कोई दूसरा देश उस पर हमला करने वाला है तो वह अपनी सेना को मजबूत करेगा या अन्य देशों से गठबंधन बनाएगा। यह स्वयं सहायता का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गए हैं यथार्थवाद का उदाहरण, मूल मान्यता वगैरह। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, वैश्विक आतंकवाद से निपटने के विभिन्न तरीकों का वर्णन। तो आतंकवाद से निपटने के तरीके बताएं आपको, ये तो मुझे लगता है कि आप लोग बड़ी ही आसानी से इसके अंदर आप तुक्के लगाएंगे तो भी आप कर लेंगे। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो वैश्विक आतंकवाद में देखिए, एक तो विभिन्न तरीके हैं जिसमें सुरक्षा उपायों को मजबूत करना सबसे पहला कारण तो यही है कि उपायों को मजबूत कीजिए, सुरक्षा बढ़ाइए, जिसमें सीमा सुरक्षा, खुफिया जानकारी एकत्रित करो, आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण को रोकना, आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करना। इस प्रकार ये सुरक्षा संबंधित उपाय हो गए। फिर आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करना। अब आतंकवाद के मूल कारण क्या होते हैं? गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, लोकतंत्र और मानवाधिकार उनमें अगर कमी हो जाए तो लोग मिखुर हो जाते हैं, आतंकवाद की ओर बढ़ते हैं। इनको बढ़ावा देना चाहिए। धार्मिक उग्रवाद का मुकाबला करना, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना, जिससे लोग क्या है कि बेरोजगार वगैरह नहीं रहेंगे, उनको स्किल वगैरह रहेगा तो ठीक है।
फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आतंकवादियों को शरण देने वाले देशों पर दबाव डालना, आतंकवादियों के खिलाफ सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के इस तहत किया जा सकता है। और इसके अलावा आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाने का काम भी किया जा सकता है, जिसमें जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसको चुनौती देना, उसे टैकल करना, वो जो पूर्व आतंकवादी है उनको पुनर्वास करना, उनको मतलब वापस से जो सेट करना, उनको वापस से देश के अंदर पूर्व धारा में, मुख्य धारा में लाना। फिर समुदायों को एकजुट करना। मीडिया की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें आतंकवादी को प्रचारित करने से बचना है, आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने, इन सबसे तो मीडिया की भी भूमिका अहम हो जाती है आतंकवाद से निपटने के लिए। फिर अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिण संवाद, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर दक्षिण संवाद या दक्षिण दक्षिण संवाद वाला प्रश्न कन्फर्म आता है हर साल। आप चाहे तो हर साल का पेपर, किसी भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, आप किसी भी साल का देख लेना, उत्तर दक्षिण संवाद या दक्षिण दक्षिण संवाद के प्रश्न पक्का आएगा, इनमें से दोनों में से एक। तो 2022 में आपसे पूछा गया था उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में। तो उत्तर दक्षिण संवाद एक ऐसी अवधारणा जो विकसित देश, जो उत्तर में जो देश है वो विकसित देश है, और जो दक्षिण में देश है वो विकासशील देश है, यानी ऊपर वाले विकसित है और नीचे वाले विकासशील है। तो इन देशों को आपस के बीच के अंदर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि जो नीचे वाले देश है, जो दक्षिणी देश है, उनको भी जो है बैलेंस में या फिर विकास बनने में मदद हो सके, यानी विकासशील जो विकसित देश है वो विकासशील देशों की मदद कर सके, ये इनका कॉन्सेप्ट है। यह शब्दावली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभरी, जब दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई। एक भाग जो औद्योगिक रूप से विकसित था और दूसरा भाग जो विकासशील था, यानी जो दक्षिणी देश थे वो विकासशील थे और ऊपरले जो देश थे वो औद्योगिक रूप से विकसित थे। तो इसलिए इनके अंदर आपस में कोऑर्डिनेट बनाए, जो सामंजस्य बढ़ाए और इनके अंदर जो है मतलब भेदभाव वगैरह ना हो। तो इस प्रकार ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब इसके अलावा इसके मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं, जिसमें विकास की जो असमानता है उसको कम करना या दूर करना। तो ये पहला मकसद तो यही है उत्तर दक्षिण संवाद का मुख्य उद्देश्य, विकसित और विकासशील देशों के बीच। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि विकासशील देश और विकसित देशों के जो विकास के स्तर है उसके जो अंदर व्यापक अंतर आ गया है उसको कम करना, और दूसरा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। विकसित देश से विकासशील देशों को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर और व्यापार सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका सेकंड उद्देश्य है। तीसरा, इसके अंदर सामाजिक जो विकास है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्र में सहयोग करना, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना, विकास के मॉडल को सुनिश्चित करना, जो इनके विकास के मॉडल के लेकर मतभेद है उनको दूर करना, और जो ऋण का बोझ है कई विकासशील देश पर ऋण का बोझ बहुत अधिक है, जो इनके विकास को बाधित करता है, क्योंकि वो कर्ज देते जाते हैं तो इससे वो दब जाते हैं। व्यापार में असंतुलन उनको दूर करना, और उपनिवेशिक विग्रह थे उसको जो है हटाना, उनके संबंध को जो प्रभावित करते हैं उनको हटाना। ठीक है, और ये तो था इनके जो मुख्य उद्देश्य थे। अब एक दक्षिण दक्षिण सहयोग वाला है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको करवा रखा है, आप मास्टर वीडियो जरूर चेक कीजिएगा। आप ये वाला वीडियो देखें ना देखें, मास्टर वीडियो चैनल पर जाकर देख लेना, सारा का सारा सिलेबस उसमें कवर कर रखा है। ये तो मैं केवल क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बाकी आप जो मास्टर वीडियो वो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो प्रश्न उत्तर है वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण संवाद के समानांतर दक्षिण दक्षिण सहयोग भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें विकासशील देश से जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, ताकि वे एक दूसरे की समस्या के समाधान में मदद कर सके। अब उत्तर दक्षिण संवाद में क्या होता है कि जो ये उम्मीद करते हैं दक्षिण वाले देश की उत्तर वाले जो विकसित देश है वो हमारा सहयोग करेंगे, उनसे हम जो है बैलेंस में रहेंगे। लेकिन दक्षिण दक्षिण समाज में जो नीचे वाले देश है वो आपस के अंदर सहयोग की भावना रखते हैं कि हम आपस के अंदर मदद करेंगे, आपस के अंदर हमें सहयोग करेंगे, विकास की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दक्षिण दक्षिण संवाद हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, और ये PDF टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, भारत की परमाणु नीति पर आपको टिप्पणी लिखनी है। भारत की परमाणु नीति तो बहुत ही आसान है, क्योंकि भारत जो है हमेशा से ही शांतिप्रिय देश रहा है, तो आप इसके इर्द गिर्द अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन मुख्य बिंदु हम बात करते हैं, तो न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध, जो भारत है उसकी परमाणु नीति का मुख्य उद्देश्य एक न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता का विकास और रखरखाव करना है। इसका अर्थ है कि भारत परमाणु हमले की स्थिति में एक मजबूत जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है, यानी कि जो भारत है उसके पास भी अगर कोई पहले हमला करता है तो भारत के पास भी हमला करने की पूरी ताकत है, पूरे वो सक्षम है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है भारत की, भारत पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा, हथियारों को पहले उपयोग भारत नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा भारत पर हमला करेगा तो भारत पीछे नहीं हटेगा, ये तो आप सब जानते हैं। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भारत की है। फिर गैर परमाणु शक्तियों के खिलाफ उपयोग नहीं, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, जिन देशों के पास, उनके ऊपर भारत कभी भी परमाणु हमला है नहीं करेगा। ठीक है, ये इसकी भारत की पॉलिसी है। फिर हमारे देश की पॉलिसी जो थी ये थी, फिर पूर्ण निशस्त्रीकरण की ओर भारत बढ़ता है। भारत परमाणु हथियारों के पूर्ण निशस्त्रीकरण में विश्वास रखता है, लेकिन ये चाहता है कि यह प्रक्रिया सभी देशों के लिए समान रूप से लागू हो, यानी कि भारत चाहता है कि भाई ये निशस्त्रीकरण वाली प्रक्रिया हो, सब लागू हो जाए, लेकिन जो बाकी के देश है उन पर भी सेम रूप से लागू हो, सब लोग हथियार बंद कर दे, परमाणु हथियार, जैविक हथियार, जो भी हथियार होते हैं खतरनाक हथियार, वो
सब अगर बंद करेंगे तो भारत भी बंद करने के पक्षधर में है। फिर शांतिपूर्ण उपयोग है वो करना चाहता है भारत, करने की पॉलिसी है। भारत परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उद्देश्य जैसे कि बिजली उत्पादन के लिए उपयोग करना चाहता है, ना कि जो है मानव सभ्यता उसके विनाश के लिए, ठीक है। तो ये भारत की जो पॉलिसी थी, परमाणु पॉलिसी, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं, आप इतना तो अवेयर होंगे ही अपने देश के बारे में। और वैसे आपको एक चीज़ क्लियर कर देते तो ये जो आंसर हैं वो गूगल जो जेमिनी एआई है उससे जो है लिखवाए गए हैं, उससे जनरेट किए गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन बाकी 90% या 99% ये जो ऑथेंटिसिटी होती है इनके एआई के अंदर, इतने स्मार्ट हो गए आज के एआई वर्जन, ठीक है, एआई बोट्स। तो गूगल से ये जनरेट किया हुआ कंटेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइनल ईयर के सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी का तो सारा का सारा सिलेबस कवर मिल जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।